गुड मॉर्निंग। आज हम मैग्नेटोस्टैटिक्स करेंगे और बाय एंड लार्ज ग्रिफिथ्स की किताब को फॉलो करेंगे। बट बिफोर वी डू दैट, थोड़ा सा स्कूल में जो भी कुछ पढ़ा था उसको क्विकली रिकॉल करें। क्या पढ़ा था? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स है क्यू वी क्रॉस पी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे फोर्स नहीं निर्भर करता था। यहां पर यदि चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो ही फोर्स लगता है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एंड इट इज गिवन बाय दिस। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है तो इससे स्वाभाविक है कि जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एफ डॉट डी एल, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो फिर करता क्या है ये फोर्स? ये फोर्स क्या करता है? चूंकि हमेशा परपेंडिकुलर है मोशन के, तो एक सर्कुलर मोशन में भी हम देखते हैं परपेंडिकुलर टू द मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उससे क्या होता है? पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो यहां क्या करेगा? यहां भी सर्कुलर मोशन करेगा, और वो सर्कुलर मोशन इस तरीके का होगा कि ये जो फोर्स है ये प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको मास से गुना कर दिया तो ये आ गया फोर्स। दिस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि इससे ही आज भी पार्टिकल फिजिक्स में या एलिमेंट्री पार्टिकल से जो भी नई चीजें खोज होती हैं, जो भी रिसर्च होती है, उससे यदि पार्टिकल का मोमेंटम पता करना है तो इसी को काम में लेके किया जाता है। कैसे? तो एक मैग्नेटिक फील्ड रखी, चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास होने दिया और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नाप लिया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर नाप लिया तो उससे उसका मोमेंटम आ गया। इनफैक्ट ई बाय एम भी इसी से पता कर सकते हैं। ये तो यदि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये हो गया। अब एक दूसरा केस कंसिडर कीजिए। वो क्या? V इज not perpendicular to B, but V के दो कंपोनेंट हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से तो अब भी यही सर्कुलर पाथ होगा, और यहां पर मैं V परपेंडिकुलर लिख दूंगा। और V पैरेलल क्या करेगा? V पैरेलल ये करेगा कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल कर रहा है तो V पैरेलल उसको इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव किया सर्कल में, V पैरेलल 0 है तो इट इज जस्ट वन सर्कल लाइक दिस, और V परपेंडिकुलर की वजह से, और V पैरेलल है तो इस सर्कल के साथ साथ वो यूं शिफ्ट होता जाएगा। एंड दैट इज जिसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। और एक सर्कल पूरा करने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। ये सब स्कूल में किया था, आई विल नॉट रिपीट इट। और उतने टाइम के अंदर चार्ज पार्टिकल इधर कितना मूव किया है, उसको कहते हैं हेलिक्स की पिच। और मैग्नेट्रॉन्स जो आपके माइक्रोवेव अवन्स होते हैं, उनका भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही है। इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे स्पाइरल पाथ करते हैं, और उस स्पाइरल पाथ की वजह से इट इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी लूज करेगा। तो वो जो रेडिएशंस एमिट होते हैं वो उस रीजन में है कि वो माइक्रोवेव हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर वेरी यूजफुल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। बहुत सी टेक्नोलॉजी आज के जमाने की इसी के ऊपर आधारित है। अब मान लीजिए हमने B एंड E दोनों लगा दिए, माने इसको सपोज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिए, और देखते हैं क्या होता है। ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है इधर से, एक कोई रीजन है जहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, so there is an electric field in this direction. Because of this electric field, charge particle का मोशन कैसा होगा?
यहाँ पैराबोलिक पाथ हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से। लेकिन मैं यहां मान लूं कि मैग्नेटिक फील्ड भी है किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, तो इसी V क्रॉस B की वजह से मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। और यदि मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स है QVB वो बराबर है मान लीजिए QE के, तो चार्ज पार्टिकल कहां आएगा, सीधा यहां आएगा। विच मीन्स वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी E/B के बराबर है वो सीधे आएंगे, बाकी सब इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी अब मुझे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल छांटने हैं। कैसे चार्ज पार्टिकल छांटने हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। तो कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करते जाएंगे और चार्ज पार्टिकल्स का एक सिलेक्शन हो जाएगा, वेलोसिटी सेलेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम हमने स्कूल के लेवल में किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी, वही आगे भी करेंगे। एक इसी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों काम में लेते हैं तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। वो क्या, सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, और एक चार्ज पार्टिकल है, उसको यहां पे छोड़ दिया। मान लो ये मेरा x है, y, z, और चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहां पर है। व्हाट विल हैपन टू द चार्ज पार्टिकल? तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहां तक आएगा तो इसकी कोई वेलोसिटी हो जाएगी। इस वेलोसिटी की वजह से V क्रॉस B इधर एक फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल बेंड होगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल बेंड होगा तो मतलब इसकी वेलोसिटी इधर हो गई। अब इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर बेंड होता जाएगा, तो सर्कुलर टाइप मोशन होता जाएगा इसका। एंड इन फैक्ट इफ यू राइट इसके इक्वेशंस लिखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक ऐसा मोशन करता है which is called a cycloid. ये जो डिस्टेंस है, जो भी रेडियस है r, ये जो रेडियस 2r, तो इक्वेशंस लिख के सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट वी गेट। ग्रिफिथ्स की किताब में है, कभी इसको भी अपन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। साइक्लॉइड होता क्या है, एक चल रही है साइकिल, साइकिल के रिम पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो जो पॉइंट ट्रेस करता है दैट इज अ साइक्लॉइड। अदर देन साइक्लॉइड और क्या पढ़ा था स्कूल में, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। दूसरी बात यह पढ़ी थी कि यदि चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं दे प्रोड्यूस B, which means चार्ज पार्टिकल इन मोशन मतलब करंट इज ऑल्सो चार्ज पार्टिकल इन मोशन, तो करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और B इज इक्वल टू माने ये हमारा बायो-सावर्त लॉ का रूप है। इसमें थोड़ा सा एक इश्यू है, अभी बात करते हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है एट एनी गिवन टाइम, वो यहां पर है, उसकी वेलोसिटी है v, किसी भी पॉइंट r दूरी पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड, इज दिस करेक्ट अप्रोक्सीमेटली? यदि ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो कई और इश्यूज आ जाते हैं, उसकी बातें कभी और करेंगे। लेकिन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जिस डिस्कवरी हुई थी दैट वाज कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है,
और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जो बायोट-सावर्त लॉ ओरिजिनली लिखा गया था was B ये कुछ कांस्टेंट्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, कांस्टेंट्स थे 1/4πε0 जो वैक्यूम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको परमिएबिलिटी कहते हैं, I/dl क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर, विच मीन्स ये यदि मेरा करंट कैरिंग वायर है तो इसके अंदर मैं कोई भी पोर्शन ले लेता हूं, ये छोटा सा dl, ये dl क्रॉस r जो है, दिस विल गिव मी the value of the magnetic field here. डायरेक्शन क्या होगी? dl क्रॉस r, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द बोट। जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनकी बात की थी, उसी प्रकार हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी सरफेस करंट डेंसिटी की बात करेंगे। हमने ये भी पढ़ा था स्कूल में कि करंट डेंसिटी इज, and I can write current as current density. तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? ये थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी हो गई है। चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। सो दिस क्वांटिटी वी कैन राइट एज लैम्डा वी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैंने वी कर दिया कि मान लो कोई भी करंट फ्लो कर रहा है। और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कितना होता है? क्यू वी क्रॉस बी, विच आई कैन राइट एज डी क्यू वी क्रॉस बी इंटीग्रल, दैट इज द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, एंड डी क्यू इज द चार्ज, सो आई कैन राइट दिस एज लैम्डा डी एल, और लैम्डा इंटू वी क्या हो गया? करंट, सो ये हो गया इंटीग्रल। और चूंकि करंट का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन तो वही है, सिंप्लिसिटी के लिए बिल्कुल स्ट्रेट वायर लीजिए, लेकिन वायर टर्न भी कर रहा है तो लिटिल एलिमेंट्स में जो डीएल का डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन होगा, तो इसको हम लिख देते हैं आई। तो ये तो हो गया फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि वायर कैरिंग करंट की जगह मेरे पास एक शीट है और उस शीट पे कोई सरफेस करंट डेंसिटी है। यहां करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या है? मान लीजिए ये है सम लेंथ शीट का, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये लंबाई उसकी कुछ भी है, मान लीजिए एक्स व्हाटएवर, या कोई भी एक्स एलिमेंट ले लीजिए, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, सरफेस करंट डेंसिटी है। और उस सरफेस करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि पूरी शीट के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो आई डिफाइन सरफेस करंट डेंसिटी के एज डी आई अपॉन कोई छोटा सा ये एलिमेंट ले लिया डी एल, और यदि इस एल पे इंटीग्रेट कर दिया तो वो पूरा करंट आ गया। तो इस सरफेस करंट डेंसिटी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो यहां मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं अब मैं। और इसकी लंबाई मैंने मैग्नीट्यूड में चूज कर ली, जो भी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट्स वी मीटर्स। ये वेलोसिटी नहीं है, ये लेंथ है। कितनी लेंथ ले रहा हूं मैं? उतनी लेंथ ले रहा हूं जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। मतलब इस शीट के ऊपर जितना भी चार्ज है, कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, वो सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर देगा पर यूनिट टाइम, इसीलिए ये वेलोसिटी वी। तो वो चार्ज कितना हो गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एक्स इंटू एल, एंड दिस क्रॉसेस इन अ सर्टेन टाइम t,
और ये जो एक्स टी है, चूंकि ये मैंने v लिया, ये हो गया मेरा v। एज अ रिजल्ट सरफेस करंट डेंसिटी ये तो टोटल चार्ज करंट था और उस करंट को L से डिवाइड कर दिया, सो दिस बिकम्स माय सरफेस करंट डेंसिटी। इसी प्रकार बिल्कुल आइडेंटिकली वी विल हैव अ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और कोई सरफेस करंट है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स उतना ही लगेगा जो लॉरेंस फोर्स से मालूम चलता है, क्यू वी क्रॉस बी। सो वी थे वी क्रॉस बी डी क्यू, और डी क्यू को कह दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेलोसिटी हो गई हमारी सरफेस करंट डेंसिटी। सो ये हो गया के क्रॉस बी आइडेंटिकली यदि वॉल्यूम करंट डेंसिटी है तो क्या होगा? तो हमारा फोर्स हो जाएगा सो ये सरफेस करंट डेंसिटी पे हो गया, ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी पे हो गया, और एक वो लीनियर करंट डेंसिटी के ऊपर पहले देख ही चुके हैं, आई एल क्रॉस बी। सो ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंडिंग अपॉन करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए फोर्स क्या होगा ये निकाला। इसी प्रकार इस सरफेस करंट डेंसिटी और इस वॉल्यूम करंट डेंसिटी से, जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी हमने एक लीनियर करंट से, इसी प्रकार इनसे भी हम मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू लिख सकते हैं। When we try, यहां पे डीपी करना चाहिए। क्या फर्क किया हमने? अब फर्क ये किया कि सरफेस करंट डेंसिटी जो है उसको डिनोट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं आर प्राइम, और इस सरफेस करंट डेंसिटी से किसी दूर पॉइंट आर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो आर ये है। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए जब करेंगे तो लिख देंगे जे आर क्रॉस आर, ये जो प्राइम है टाउ के ऊपर, ये कहता है दिस इज इंटीग्रल ओवर द एंटायर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जे है तो एरिया से मल्टीप्लाई करके वी गेट करंट ना, और ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। यू मे रिमेंबर, मैं लेक्चर को रेफर कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। यदि ये एरिया लिया तो cos थीटा का फैक्टर आ जाता है। दिस वी कैन राइट एज इनफैक्ट स्मॉल करंट, और करंट इज इक्वल टू इंटीग्रल जे और इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस जे, कि ये जो वॉल्यूम एनक्लोज है, ये टोटल वॉल्यूम का जो सरफेस एरिया है वो ये सरफेस एरिया के ऊपर इसको हमने इवैल्यूएट किया। अब ये कितना ही बड़ा सरफेस एरिया ले लो, कितना ही बड़ा वॉल्यूम ले लो, दैट इज व्हाट वी गेट। अब किसी भी वॉल्यूम में से कोई करंट डेंसिटी है, कुछ डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है मतलब बाहर कितना निकल रहा है, तो जितना बाहर निकल रहा है उस वॉल्यूम में से, मतलब उस वॉल्यूम में से उतना चार्ज कम हो रहा है। तो उस वॉल्यूम में से उतना चार्ज कम हो रहा है, कहने का माने हुआ कि ये डाइवर्जेंस ऑफ जे डी टाउ शुड बी इक्वल टू
कितना चार्ज कम हुआ? चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम with a negative sign. As a result, this we can write as divergence of J जो कि हमारा continuity equation, which is only conservation of charge. तो किसी वॉल्यूम में से चार्ज कम हो रहा है तो वो डेल रो बाय डेल टी हो गया। लेकिन मान लो स्टेडी करंट की सिचुएशन है, स्टेडी करंट की सिचुएशन है मतलब ये कोई वॉल्यूम लिया, ये वायर है, ये वॉल्यूम लिया, जितना एंटर किया उतना निकल गया, तो नेट चार्ज फ्लोइंग आउट ऑफ दिस वॉल्यूम इज जीरो। सो ऐसी स्थिति के अंदर डेल रो बाय डेल टी इज जीरो। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज फॉर स्टेडी करंट्स डाइवर्जेंस J इज इक्वल टू जीरो। अब एक कोई लाइन एलिमेंट लिया, वायर लिया, और इस वायर की वजह से किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर r दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं। इनफाइनाइट वायर भी ले सकते हैं, लेकिन एक कोई स्मॉल एलिमेंट भी ले सकते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट लिया, मान लीजिए ये एंगल है, and we have done this also. इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, और वो कितनी होगी? ये भी हम कर चुके हैं। और इनफाइनाइट हो गया तो थीटा 2 को पाई बाय 2 कर दिया, और थीटा 1 को, क्योंकि यहां से थीटा 1 मान रहा हूं, इनफाइनाइट हुआ तो माइनस पाई बाय 2 करेंगे। सो दिस विल गिव मी 2 म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। और इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सर्कुलर, किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर, सरकमफ्रेंस के चारों तरफ ऐसे। ये वापस क्यों किया? इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट के लिए और वेक्टर, इसकी सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, ये एक्सेस ऑफ द सिलेंडर हो गया, तो ये ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस मेरा z हो गया, ये डिस्टेंस मेरा r हो गया। लेकिन किसी भी पॉइंट को यूनिकली स्पेसिफाई करने के लिए r भी चाहिए, z भी चाहिए, और कुछ और भी चाहिए। क्या? ये एंगल चाहिए फाई। सो नाउ आई फाइंड आउट हाउ मच इज बी डॉट डी एल। क्लोज पाथ के ऊपर कितना होगा, और क्लोज पाथ के ऊपर कितना होगा? ये हो गया इंटीग्रल और यदि आपका पाथ सर्कुलर है, करंट क्या था? करंट ये आ रहा था, अभी जो था ना करंट ये था, और ये हमारा पाथ हो गया। अब मैं कह रहा हूं करंट ये आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर है। अब मैं पाथ जो ये डीएल ले रहा हूं, क्लोज पाथ, ये करंट के परपेंडिकुलर एक प्लेन के अंदर ले रहा हूं, और ये जो डीएल है, दिस डीएल इज आर डी फाई। In fact, I should write this as r d phi phi unit vector. तो b dot dl b into r d phi unit vector phi, ये क्या देता है? ये तो यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का 1 हो गया, डी फाई पे इंटीग्रेट किया तो 2 पाई आ गया, बाकी बचा म्यू 0 आई, आर भी कैंसिल हो गया, जस्ट म्यू 0 आई। ये करंट था, ये मेरा सर्कुलर पाथ। अब पाथ ये नहीं लेते, मान लीजिए हम पाथ करंट यही रखते हैं और पाथ ये ले लेते हैं। अब क्या होगा?
यही काम करना है, एक्सेप्ट दैट dl जो होगा, कोई भी आपने पॉइंट लिया dl, सम डिस्टेंस इनटू डी फाई, तो यहां पर फाई जो है यहां से बढ़ता जाएगा और करंट को, ओके लेट्स पुट इट, करंट को फिर बाहर की तरफ लीजिए। जब ये सर्कल लिया था तो हमने कर लिया, अब वो सर्कल की जगह यहां पे लिया तो फाई कहाँ होगा, फाई ये है, फाई बढ़ता गया, अब फिर फाई घटता गया। तो इस क्लोज पाथ में आएंगे तो डी फाई आपका 0 हो जाएगा, विच मीन्स इसके ऊपर इंटीग्रल बी डॉट डी एल ओवर क्लोज पाथ इज 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट एनक्लोज नहीं है। जब मेरा पाथ ये था तो उसके अंदर करंट एनक्लोज था, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, करंट एनक्लोज कितना है, और इसी चक्कर में हमने वो बात की थी कि आपका पाथ क्या है और सरफेस क्या लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं μ0I एनक्लोज विद इन द पाथ, और इसको कहा था, ये है हमारा एम्पियर्स लॉ। तो ये किया तो एक स्पेसिफिक केस के लिए, इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट, बट ये इन जनरल होल्ड ट्रू करता है, विच इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ। तो चलिए, अभी किया था अपन ने एम्पियर्स लॉ फॉर एन इनफाइनाइट वायर, और इसी को एक और जनरल केस के लिए करते हैं। वी सेड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम करंट डेंसिटी के लिए वो लिखा था वहां, उसी को यहां पे लिख दिया हमने, और कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज लिखी हैं यहां जो हम काम में लेंगे, समझते जाएंगे और काम में लेंगे। अब इसके अंदर दो सिंबल्स हैं, प्राइम और नॉन प्राइम। तो इन दोनों का क्या फर्क है? कंसिडर कीजिए कोई आर्बिट्ररी वॉल्यूम है, उसके अंदर छोटा सा कोई एलिमेंट है डी टाउ प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सम ओरिजिन हियर, कोई भी ओरिजिन ले लीजिए, ये ओरिजिन है मान, और किसी पॉइंट पर यहां पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, मैं पता करना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। और ये जो है ये रेलेवेंट क्वांटिटी है आर। क्यों? क्योंकि इस करंट एलिमेंट से ये पॉइंट कितनी दूर है। तो पॉइंट किस पे निर्भर करता है? एक्स वाई जेड के ऊपर। और करंट एलिमेंट किस पे निर्भर करता है? एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम के ऊपर। इसलिए करंट डेंसिटी को मैंने लिखा आर प्राइम, और पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना है, इसलिए ये किया। और डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड निर्भर किस पे करती है? इस डिस्टेंस पे। और इसको मैं इंटीग्रल के बाहर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेरा ये डी टाउ प्राइम बदलता जाएगा, वैसे वैसे आर की वैल्यू बदलती जाएगी। बट मुद्दे की बात यह है कि आपका जो आर है दैट इज एसेंशियली एक्स माइनस एक्स प्राइम आई प्लस। अब इसको लिए पता करते हैं डाइवर्जेंस क्या होगा और कर्ल क्या होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी पता करना है, तो मुझे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट पता करना है, और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट वो रहा ऊपर, है ना। तो उसको यूज करते हुए हम कहते हैं दिस इज μ0 अपॉन 4 पाई, इंटीग्रल को एज इट इज लिख दिया, और ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ जे आर प्राइम क्रॉस तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी माइनस कर्ल ऑफ बी आई एम सॉरी, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया। ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डाइवर्ज करती है ये पता कर रहे हैं। और वो पता करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा डेल बी बटा डेल एक्स वगैरह वगैरह।
तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, डाइवर्जेंस करूं चाहे कर्ल करूं, इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो ये कर्ल क्या है? दिस कर्ल इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू आर। ये किसके रिस्पेक्ट में? आर प्राइम। तो जे तो एक्स वाई जेड पे निर्भर ही नहीं करता। एज अ रिजल्ट ये क्वांटिटी मुझे देगी 0, बाकी रही ये क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी है एसेंशियली कर्ल ऑफ डी टाउ। डी टाउ की चिंता नहीं करते अभी, मैं ऐसे ही लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 0। प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है, दैट वाज वी रोट E इज इक्वल टू K Q। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर्ल ऑफ E वाज 0, सो दैट मीन्स कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी इज 0। तो अभी तो उसको यूज करके काम कर लेते हैं, which means this quantity is also 0. But curl of that radial vector is 0. इसको समझना और भी आसान है। क्यों? क्योंकि रेडियल वेक्टर का माने है किसी भी पॉइंट से, और कर्ल क्या मेजर करता है? कर्ल मेजर करता है घुमाव कितना है। तो घुमाव तो है ही नहीं, और घुमाव है ही नहीं तो इसका कर्ल 0 ही आएगा। इसी प्रकार स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म कुछ होगा, इसका कर्ल कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई घुमाव तो है ही नहीं। तो ये क्वांटिटी भी हो गई 0। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज, यदि एक करंट डेंसिटी से, नॉट यदि, बायोट-सावर्त लॉ से हमने करंट की जगह करंट डेंसिटी के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड लिखी किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे, और उसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा नहीं था। तो वी सी और डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? और पॉइंट चार्ज के लिए रो के लिए क्या लिखते थे? पॉइंट चार्ज के लिए रो के लिए लिखा था हमने हमें मिलेगा डाइवर्जेंस, ये क्वांटिटी आती है। सो दिस इज so divergence of E for point charge, if you remember, ये 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से कट गया, बाकी बचा तो यू शुड इमीडिएटली कंप्लेन, सर ये तो डिमेंशनली ठीक नहीं है, ये तो चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज है। डिमेंशनली ठीक है, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसकी भी तो डिमेंशंस होते हैं, और ये 3 डिमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन है, माने डेल्टा 3r d3r, दिस क्वांटिटी इज 1 जब एनक्लोज इंटीग्रल पूरे उस रीजन पे हुआ जहां, तो ये वॉल्यूम है तो ये 1/वॉल्यूम हो गया, तो ये भी चार्ज डेंसिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक फर्क है। अब नेक्स्ट काम हम करना चाहते हैं, इसका कर्ल पता करना चाहते हैं। कर्ल ऑफ बी माने कर्ल ऑफ A क्रॉस B, कर्ल ऑफ A क्रॉस B, वेयर माई A इज J एंड A क्रॉस B। B मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिया है, B उस वेक्टर के लिए भी लिया है। चलो, B इज R, अभी कुछ टाइम के लिए इसको मान लेते हैं, आई डोंट वांट टू रीराइट दैट। सो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माने आई नीड टू नो कर्ल ऑफ ये क्या देगा? पहली वाली टर्म के करस्पॉन्डिंग इसको देख के लिखेंगे तो पहली टर्म यही लिखेंगे, दिस इज द सेकेंड टर्म, डॉट डेल ऑपरेटर जी। और डेल ऑपरेटर क्या कर रहा है? डेल ऑपरेटर तो हमेशा एक्स वाई जेड के ऊपर है,
और जब इसको खोलेंगे तो ये डेल ऑपरेटर इसके ऊपर लग रहा है, और डेल ऑपरेटर यदि इसके ऊपर लग रहा है तो दिस डेल ऑपरेटर विल गिव मी 0 ऑन दिस. So this quantity is 0. Let me write the second term. In fact, let me write the fourth term first. लास्ट वाली जो टर्म है ना वो क्या है, माइनस exactly the same argument. Divergence is derivative with respect to x, y, z. उस पर यह निर्भर नहीं करता, तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई. फिर क्या टर्म्स बची, 2 टर्म बची हमारे पास. बीच वाली दोनों टर्म, एक टर्म देती है माइनस जे So this is what we have to evaluate. और ये तो हमको पता है. क्यों? क्योंकि अभी अभी किया था डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए. कहा था डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर आर बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा फंक्शन. सो ये जो क्वांटिटी है दिस विल गिव मी बट इम्प्लिसिट जो एक काम है जो हमने नहीं स्पेसिफाई किया वो ये कि दैट इज फॉर एट ओरिजिन की. लेकिन यहां ओरिजिन नहीं, यहां तो मेरा दूसरा पॉइंट आर प्राइम है. एज अ रिजल्ट आई शुड राइट दैट एज नतीजा आवर कर्ल ऑफ J ये क्वांटिटी वापस लिखती है इज इक्वल टू ये क्वांटिटी ये आ गई माइनस दिस क्वांटिटी. तो इसको अभी इवैल्यूएट और करना है हमको. तो अब सिर्फ ये लिख देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं. तो हम क्या कर रहे थे, हमको इस टर्म को सॉल्व करना है. तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, which I can write as plus क्या किया, माइनस का प्लस कर दिया और डेल ऑपरेटर की जगह डेल प्राइम लगा दिया. क्यों? क्योंकि डेल और डेल प्राइम में क्या फर्क है, ये आप विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो या विद रिस्पेक्ट टू आर प्राइम कर रहे हो, तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ गया. अब इसको सॉल्व करने के लिए आई मेक यूज ऑफ दिस. क्या किया, इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिखा. नो आई शुडंट राइट आर माइनस आर प्राइम क्योंकि आर हमने अलग यूज किया है, बट एक्स माइनस एक्स प्राइम. ये इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो ये जो क्वांटिटी है दिस इज क्या हुई, जे आर प्राइम डॉट ग्रेडियंट प्राइम. तो ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ सम क्वांटिटी. तो ये वेक्टर आइडेंटिटी हमको यूज करनी है और इसको हम लिख देंगे दिस माइनस दिस क्वांटिटी, विच मीन्स हम इसको लिख देंगे डाइवर्जेंस ऑफ
minus f. F is so, ये जो क्वांटिटी है इसको इस वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करके हम वो लिख देंगे, एक्सेप्ट दैट दिस शुड बी डेल प्राइम, ये भी डेल प्राइम। क्यों? क्योंकि ये हो गया डेल प्राइम एफ ए, डेल प्राइम एफ ए माइनस एफ डेल प्राइम ए माइनस एफ डेल प्राइम ए, वो ये बचा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव हियर, ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ। अब ये क्वांटिटी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि स्टेडी करंट की बात करें तो हम बहुत पहले देख चुके हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी इज जीरो फॉर स्टेडी करंट। और बाकी क्या बचा? बाकी बचा, तो ये क्वांटिटी जीरो हो गई, बाकी बचा ये, तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी और इवैल्यूएट ये करना था, और इवेंचुअली सब कुछ है तो इंटीग्रल के ऊपर ही। सो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ओवर अ सर्टेन वॉल्यूम। दिस आई कैन राइट एज, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, over the surface which is enclosing the volume. अब मेरी करंट डेंसिटी कहाँ है? मेरी करंट डेंसिटी जो है current density is all inside a certain volume and there is no current density on the surface, which means I can keep on increasing this surface area कि यहाँ पे surface area के ऊपर current density जीरो है और सरफेस एरिया पे करंट डेंसिटी जीरो है, तो दिस क्वांटिटी डजंट बॉदर मी। दिस एट इनफाइनाइट और ऑन द सरफेस एरिया ये क्वांटिटी जीरो रहेगी, क्योंकि मैं सरफेस एरिया के ऊपर इवैल्यूएट कर रहा हूं इसको, which means this quantity is also zero. Therefore, curl of magnetic field is mu zero upon 4 pi integral ये 4 पाई गया, और ये मेरा डेल्टा फंक्शन इंटीग्रल है। सो एवरीवेयर वेयर आई हैव एन आर प्राइम, आई रिप्लेस इट बाय आर। सो ये इन जनरल प्रूव हो गया कि कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ का ही डिफरेंशियल फॉर्म हो गया है। So curl of the magnetic field is equal to mu zero into the current density. ये बार बार काम आएंगे अपने डिफरेंशियल फॉर्म में, अपने इंटीग्रल फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने।